जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इससे संबंधित प्रश्न आता है और वन लाइनर में पूछे जाते हैं साथियों। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है कि अगर आधुनिक भारत में इस टॉपिक से पूछा गया तो एक प्रश्न जरूर ही बनता है, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आज के बाद आपको गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आइएगा, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा साथियों के साथ, और वीडियो को साथ ही लाइक कर दिया करें। कमेंट के माध्यम से भी बताते रहें अपनी राय को, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा यहां पर साथी, बंगाल के गवर्नर, क्या था कि जब हम अर्थात भारत ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, फिर ब्रिटेन के साम्राज्य जो बढ़ा, ब्रिटेन के राजा या रानियों का शासन रहा, यहां पर कहते हैं ब्रिटेन साम्राज्य रहा। तो यहां पर उनके द्वारा जो गवर्नर बनाए गए भारत में आकर के, तो सबसे पहली बड़ी प्रेसिडेंसी थी, इसका नाम था बंगाल। इसके बाद दूसरी प्रेसिडेंसी थी साथी मुंबई, और तीसरी थी मद्रास। इन तीन प्रेसिडेंसियों में उनके गवर्नर हुआ करते थे कंपनी के। वही जब कंपनी का पतन हो जाता है या कंपनी समाप्त हो जाती है, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो शासन आता है, वहां उनको गवर्नर से हटा करके गवर्नर जनरल बनाया गया, और गवर्नर जनरल से हटा करके फिर उनको वायसराय बनाया गया था। तो वायसराय जो शब्द आया है साथी, वो आता है आपको ब्रिटिश शासन के अधीन, और जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल है या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य करने वाले उच्च पदाधिकारी होते थे। देखिएगा, अब आपको बात करने आपसे बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर, और इसके बारे में आपको समझना है साथियों। बंगाल के जो गवर्नर हैं उनमें सबसे पहला जो आता है कि बताइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बता सकते हैं कि लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का जो शासनकाल है साथी 1757 से लेकर के 1760 तक रहता है। इसके बाद दूसरा शासनकाल 1765 से 67 तक का रहता है। तो मतलब 2 टर्म तक इसने शासन किया। प्रमुख घटनाएं कि बंगाल का ये पहला गवर्नर था साथी। बक्सर की जो विजय के बाद इसे पुनः बंगाल का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि बक्सर का युद्ध 1757 में होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो राजस्व सुधार के नियम भी इसने अपनाया और द्वैत शासन लागू किया। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बंगाल में सबसे पहले द्वैत शासन किसने लागू किया था? दोस्तों, जो द्वैत शासन है मतलब दोहरा शासन, याद रखें। द्वैत शासन का मतलब साथी क्या होता है? बोलेंगे दोहरा, दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरफ शासन चल रहा है, और यहां पर रजवाड़ों का शासन चल रहा है, नवाबों का शासन चल रहा है। तो दोहरा शासन है, डुअल शासन। द्वैत शासन का जो जनक कहा जाता है, जनक पूछ सकता है कि द्वैत शासन या का जनक कौन था? बोलेंगे जनक है लियोनिल कार्टिस। लियोनिल लियोनिल कार्टिस, याद रखें। इसने पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखा साथी, इसका नाम है डायरकी। डायरकी का मतलब क्या होता है साथी? दोहरा शासन या डुअल शासन। पुस्तक का नाम है डायरकी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य होगा। पर्सिवल स्पीयर्स ने उसे, अर्थात किसको? रॉबर्ट क्लाइव को किसने कहा? पर्सिबल स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, याद रखिएगा। इंग्लैंड में जाकर के क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा साथी। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथी। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि इंग्लैंड में जाकर के किसने आत्महत्या कर लिया हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? पर्सिबल स्पीयर के अनुसार से भविष्य का राजदूत किसे कहा जाता है ना। राजस्व सुधार के लिए किसने अपनाए? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। द्वैत शासन सबसे पहले किसने लागू किया हुआ था? द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? और द्वैत शासन नामक जो बुक लिखी है, इसको कहा जाता है दोहरा शासन, अर्थात डायरकी, याद रखिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएंगे, आप समझ पा रहे होंगे साथी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए यहाँ पर दूसरा व्यक्ति मिलता है साथी हॉलवेल। ये 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था साथी, उसके पहले घटना होती है हॉल, ब्लैक हॉल। ब्लैक हॉल का मतलब है साथी वहां पर जो बंगाल का उस समय नवाब रहता सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया, अटैक किया हुआ था अंग्रेजों पर। तो वहीं पर एक विलियम हॉलवेल रहता है, वही है गवर्नर उस समय अस्थाई। उसका कार्यकाल 1760 तक रहता है साथी, और स्थापना पर गवर्नर बना था, मतलब उस समय कोई गवर्नर नहीं था इसलिए उसको बनाया गया था, अर्थात कार्यकारी कह सकते हैं। ब्लैक होल की घटना का वर्णन इसी ने किया हुआ था। ब्लैक होल की घटना साथ ये थी कि सिराजुद्दौला ने मतलब 146 अंग्रेज, और उसमें सभी महिलाएं भी थी, अंग्रेज भी थे, और महिला अंग्रेज भी थी, और पुरुष भी थे, कुछ बच्चे भी थे। उनको सभी को 18 बाई 20 के कमरे में बंद कर दिया हुआ था, 146 लोगों को, जिनमें से सुबह जब खोला था तो कहते हैं 20 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे उनमें से। तो उनमें से एक था विलियम हॉलवेल, जिसने उस ब्लैक हॉल की घटना का वर्णन किया था। तो यही है दूसरा गवर्नर बंगाल का। पहला आपने जाना, दूसरा भी। अगला गवर्नर है साथी हेनरी वैनस्टार्ट। हेनरी वैनस्टार्ट का कार्यकाल दोस्तों 1760 से 65 तक रहता है। इसकी घटनाओं को देख लेते हैं कि वैनस्टार्ट बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। क्वेश्चन ये बनता था, पूछेगा कि बताइए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बोलेंगे वैनस्टार्ट। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बोलेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्या बोलेंगे? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बोलेंगे सन 1764। कब होता है? 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर कहां पर है? बोलेंगे बिहार में, याद रखेंगे। हैरी वेरेलस्ट का कार्यकाल 1767 से 69 तक रहता है। द्वैत शासन के समय ये बंगाल के गवर्नर थे। और जॉन कार्टियर की अगर बात करें, इसका कार्यकाल 1769 से लेकर के 72 तक रहता है। और 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ गया हुआ था। कहा जाता है कि बंगाल में प्राकृतिक अकाल तो नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने इतना शोषण किया हुआ था कि बंगाल में अकाल पड़ गया था। ठीक है साथी, तो यही है आपके वेरेलस्ट और जॉन कार्टियर। आगे बढ़ेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स। यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथी कि बंगाल का जो गवर्नर है अंतिम, वो कौन था? बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है, और कार्यकाल 1772 से 85 तक का रहता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर है साथी। और बंगाल का अंतिम गवर्नर के बाद बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया। बोलेंगे द्वैत शासन लगाया किसने था और द्वैत शासन समाप्त किसने किया? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्त। तो आपने जाना कि बंगाल का जो पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है या लॉर्ड क्लाइव है, उसने द्वैत शासन लागू किया हुआ था, जबकि वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का अंतिम गवर्नर है, उसी ने क्या किया? बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है साथी। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के समय वह बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, अर्थात ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। ये दोनों तथ्य बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अंतिम गवर्नर था वही प्रथम गवर्नर जनरल बना, अर्थात वही व्यक्ति है सर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 से 85 में इसका कार्यकाल रहता है, और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही 1772 में उसकी नियुक्ति बंगाल के गवर्नर के रूप में हुई, परंतु 1773 में उसे गवर्नर जनरल की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों प्रमुख घटनाएं कुछ इस तरह से है साथी कि 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को इसने समाप्त किया। ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसी के समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बोलेंगे अच्छा साथी ये बताइए, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट हुआ, जो 1774 ईस्वी में बना, किसके समय? बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स के समय। ये बताइए उसका मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन थे? सीजे कौन था? बोलेंगे चीफ जस्टिस, अर्थात मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों कौन थे मुख्य न्यायाधीश?
चीफ जस्टिस कौन था? बोलेंगे सर एलिजाह इम्पे। कौन थे? एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे इसके क्या थे? चीफ जस्टिस थे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश, तो लिखेंगे 3 अन्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश, उनमें याद रखें चैम्बर्स पहले हैं, दूसरा है लेमिस्टर और तीसरे थे हाइड। चैम्बर्स, लेमिस्टर एंड हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश हुए। चीफ जस्टिस थे सर एलिजाह इम्पे। कई बार पूछा गया है। सन 1774 ईस्वी में बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। कहां पर? बोलेंगे कोलकाता में। पहली बार गवर्नर जनरल का पद जो है किस सृजित किया गया? बोलेंगे किस वो गवर्नर जनरल बना था? वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम मराठा युद्ध याद रखेंगे दोस्तों 1775 से 82 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध होता है। मतलब आंग्ल मराठा युद्ध का, आंग्ल का मतलब अंग्रेजी और मराठाओं के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सन 1775 से 82 के बीच में हुआ। पुरंदर की संधि याद रखें, नंद कुमार को मृत्यु दंड जो है कि 1775 ईस्वी में दिया गया। याद रखें आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध भी होता है यहाँ पर 1780 से 84 के बीच। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि, हैदर अली की मृत्यु हुई। साथ ही इसी समय मंगलौर की संधि तथा पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 भी आया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये जितने भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है साथी, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और ये संभावना ही रखते हैं, क्योंकि साथी ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये ऐसा डाटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, वो चाहे पुलिस का हो, वो ये रेलवे का हो, वो आपका यूपी TSSC का हो, यूपी PSC का हो, वो किसी का भी हो, अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो जरूर आप कर पाएंगे साथी। ठीक है, क्या बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए देखिएगा अब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या सुझाव दिए, यहां पर क्या क्या सुधार किया है साथी, तो उसको भी देखें। प्रशासनिक सुधार इसने क्या किए दोस्तों? प्रशासनिक सुधार को लेकर के देखेंगे तो यहाँ हेस्टिंग्स ने क्लाइव के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। जहां पर क्लाइव ने द्वैत शासन को लगाया, उसने इसको समाप्त कर दिया। दोहरे शासन को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। बंगाल याद रखें, बंगाल और बिहार के नवाबों जैसे क्या कौन थे? मीर कासिम, मीर मोहम्मद रजा खान को क्या किया? प्रशासन से अलग कर दिया, है ना। दीवानी कार्य में देखेंगे तो कंपनी के अधीन लाए गए एक नए राजस्व बोर्ड की स्थापना की और उसे कलकत्ता में केंद्रीकृत कर दिया। ठीक है। व्यापारिक सुधार क्या किया दोस्तों? तो दस्तक प्रथा, जो राजाओं के द्वारा जो उत्तर मुगल कालीन जो शासक हुए जो दस्तक दिया करते थे, दस्तक प्रथा को जो है कि इसने समाप्त कर दिया हुआ था। ठीक है। निजी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया और भारतीय व्यापारियों को समान अवसर दिए। कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल जिसको मिंट कहा जाता है, जहां पर टकसाल होते हैं ना, जैसे सिक्के छपाई कारखाना जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं मिंट, की स्थापना किया हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। राजस्व व्यवस्था सुधार है तो इसने समितियां बनाई साथी। 5 वर्षीय बंदोबस्त इसको कहा जाता है, ठीक है ना, उसने लागू किया। इसके बाद में 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू करता है। तो ये जो कार्य किए हैं साथी वारेन हेस्टिंग्स के थे। तो आप उस बता पाएंगे कि ये जितने भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइएगा आगे बात करते हैं। न्याय संबंधी सुधार दोस्तों इन्होंने क्या किया है? वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के संबंध में हेस्टिंग्स को भारतीय न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसका? बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा। दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। मतलब दीवानी जहां पर जगह जमीन को लेकर के, है ना, जो मुकदमे होते हैं, जो मसले होते हैं वो, और फौजदारी को लेकर के बात करते हैं, जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, इसके विषय में उन्होंने अलग अलग कार्य किए। दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना करता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी बात, 1774 ईस्वी में साथी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। वो तो पहले बता दी थी, जिसके एलिजा पे मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो हमने पहले भी बता दिया हुआ था। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को लागू किया था सब दोस्तों। नंद कुमार को मुकदमा चलाया इसने,
नंद कुमार पर बस यहीं से जाकर के थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं इसके लिए, जो आगे चल करके कुछ गलत कदम उठा देता है। नंद कुमार ने हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था साथी, और 1775 ईस्वी में उसे फांसी भी दिलवा दिया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार को। इसे न्याय की हत्या कहा जाता है साथी। 1785 ईस्वी में इंग्लैंड के लौटने पर महाभियोग इसको लगाया गया था बर्क कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए वारेन हेस्टिंग्स पर जो महाभियोग लगाया गया था वह किस कमेटी ने लगाया था? बोलेंगे वर्क कमेटी के द्वारा। दूसरी बात कि चैत सिंह का मामला क्या हुआ था? तो बनारस के एक राजा थे जिनका नाम था चैत सिंह, से अतिरिक्त धन की मांग इन्होंने किया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके विरोध में उसे पद से हटा दिया था इन्होंने, तो इस पर उसका मामला रहा। दूसरी बात, अवध की बेगमों के साथ मामला। दोस्तों ये वनडे एग्जाम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन अगर डीप पूछा गया तो आप बता पाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि स्टेट पीसीएस के जो भी मेरे दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, इस बात को समझें। अवध की बेगमों का मामला यहां पर आता है, तो बेगम अवध की बेगमों से धन वसूला गया। मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने अवध, जो कि आज का अयोध्या, इसको फैजाबाद क्षेत्र का है, लखनऊ फैजाबाद अवध वो क्षेत्र में आता है, तो धन वसूला गया। इस घटना की कड़ी आलोचना भी हुई वारेन हेस्टिंग्स के लिए। दूसरी, हेस्टिंग्स के कुछ अन्य कार्य में देख लेते हैं दोस्तों। 1774 में रोहिला युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने इसी के समय किया हुआ था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य होने वाला। क्या ये बात दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, है ना? दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, और जो भी मेरे नए दोस्त हैं अगर चैनल पर, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो दोस्तों। अपना सपोर्ट भी बना के रखें, थोड़ा सा अच्छे कमेंट करके, जिससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। और देखिएगा, अगर यहाँ पर आप लोग सीरियस हैं आपके एग्जाम्स को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर के, तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। लेकिन अगर टाइम पास करने के लिए अपना कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा टाइम पास करवाऊं, यहाँ पर कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। सीरियस बच्चे ही यहाँ पर टिक पाएंगे, जिनके पास पेशेंस है, जिनको पढ़ने की, कुछ सीखने की लालसा है, जिज्ञासा है, वो यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है? हम चीज़ें इंटरटेनमेंट नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने एग्जाम्स को लेकर के डेडिकेट होकर के अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? हम भी कर सकते हैं कि ये चार बातें इधर की उधर की कर दें, ये सब करना नहीं आता है दोस्तों। भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, जितना भी है सीरियस होकर के पढ़ाई कर लेंगे तो ही बेहतर होगा। एंटरटेनमेंट करवाने के लिए या कराने के लिए खुद एंटरटेनमेंट ना बन जाओ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? वो समय समय पर होता है, उसकी बात अलग है, लेकिन जब तक आप पढ़ें उसको सीरियस होकर के पढ़ लिया करें तो ही बेहतर होगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, भाई क्या है ना कि आउटपुट भी मिलना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपके पास पढ़ने की क्षमता है, वो सब को लेकर के चलना होता है, ठीक है? तो आइए आप बात करते हुए हैं कि सर जॉन मैकफर्सन, एक व्यक्ति है सर जॉन मैकफर्सन साथी, ये थोड़े समय के लिए आता है, और समय है 1785 से 86 के बीच, मतलब एक साल से भी कम का है मैकफर्सन का। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसके बीच में ये शासनकाल रहता है, तो थोड़ा सा डीप का है, लेकिन आप बता पाइएगा, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको स्टार लगा दें साथी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1786 से 93 का समय है। व्यापार में सुधार, जुलाहे तथा अन्य कारीगर केवल उतना ही माल कंपनी को देने के लिए बाध्य होंगे जितना कि उनको पेशगी दी जाएगी। कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा समाप्त कर दिया गया। न्याय संबंधी सुधार क्या किया कॉर्नवालिस ने? निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर के कलकत्ता ले जाता है, और 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना किया, 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में थे, ठीक है? जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना भी यही करता है, और रेवेन्यू कोड भंग करके जिलों में रेवेन्यू अदालत जो है कि इसने बनाया, है ना? सब कानूनों पर संग्रह करके एक कोड निर्माण करवाया इसने, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है सोथी। और उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। जो टैक्स व्यवस्था है उसको अलग और न्याय व्यवस्था को अलग, जो कि पहले के एक ही में हुआ करती थी, ठीक है? आइएगा, शासन संबंधी सुधार क्या किया है साथी इसने? तो पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति, जो जिस पद के लिए योग्य है उस व्यक्ति को उस योग्यता के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया किया इसने, क्योंकि जो जिस पद के लिए योग्य है उसको वही पद मिलना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा भी होता है ना
कि घूसखोरी के जमाने पर कि उस पद के लिए व्यक्ति योग्य ना होकर के जो पहुंच जाता है तो भ्रष्टाचार ही करेगा, क्योंकि उसको उसका रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, किस तरह से उसको वर्क शैली है, उसको किस तरह से कार्य करना है यही नहीं पता होगा तो वो कैसे रेगुलेट कर पाएगा, है ना। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। और कारण स्वरूप कार्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। साथ ही जो आप लोग एग्जाम देते हैं ना सिविल सर्विसेज का, तो वो सिविल सर्विसेज का जो जनक है, जो फादर है, जो पिता है, जो पापा है, कह सकते हैं कि इसी की देन है वो। और जमींदारों के हाथ से पुलिस कार्य छीन लिया, क्योंकि पहले जो कार्य था साथी वो जमींदार लोग थे, जो खेतीहर लोग थे, जिनके पास जमीन थी, जायदादें थी, उनके पास ये पुलिसिंग व्यवस्था का जो है कि पावर थी, तो उनसे छीन लिया किसने? कार्नवालिस ने। और क्या किया साथी? जिले में 32 किलोमीटर जो है कि दूरी पर, 32 किलोमीटर जिलों में दूरी पर एक थाना स्थापित किया, और उस थाने का जो हेड होता था उसको दारोगा कहा जाता था। क्या साथी कहते थे? दारोगा कहते थे। जो दारोगा का पद स्थापित किया है वो कार्नवालिस ने स्थापित किया है। किससे छीन लिया है? तो जमींदारों से छीन करके 32 किलोमीटर के रेंज पर पे जितने भी मतलब वहां पर क्या बनाया? थाने बनाए, और थाना इंचार्ज बनाया दारोगा के पद को, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दारोगा। इसलिए कार्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, जन्मदाता भी कहते हैं। दोस्तों, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति करना बंद कर दिया गया, ये काम गलत किया। भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं बिठाया कि वो रहेंगे क्यों भाई, क्यों बिठाएगा कोई? आप किसी के अधीन है। मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर शासन कर रही थी, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन करेगी, कोई दूसरा हम पर शासन करेगा, तो वो बड़े पदों पर क्यों बिठाना चाहेगा? तो लाजमी सी बात है ना, तो कोई नहीं करेगा। तो उसने भी नहीं किया। 1793 ईस्वी में भूमि स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई। क्या दिया? स्थायी रूप से जमींदारों को भूमि दी जाने लगी, और इस व्यवस्था को इस्तमरारी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त, तो साथी इसे आप समझिएगा, इस्तमरारी को बोलते हैं जमींदारी। जमींदारी इसी को बोलते हैं, अभी समझ में आया, इस्तमरारी, है ना। इस्तमरारी इसी को बोलते हैं दोस्तों इजारेदारी। इजारेदारी और इसी को बोलते हैं ठेकेदारी। ठेकेदारी तो दे दिया गया इनको, है ना। और ये किस पर? एक था सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम कि अगर कोई जमींदार जितना हल्के में आता है, जिसके उसके जमीन में है आता है, तो जिस जमींदार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको जमींदारी नहीं देता था, जमींदारी का मतलब होता है टैक्स, कर, लगान नहीं जमा कर पाता था, तो उस ड्यू डेट के आधार पर सूर्य के अस्त से पहले अगर नहीं जमा करेगा तो उसकी जमींदारी जब्त हो जाती थी। ये था, है ना। बहुत इसमें गलत व्यवस्था थी साथी। इसमें बहुत ज़्यादा किसानों को टार्चर किया जाता था कभी कभी, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे कृषि के लिए। तो किसानों को, क्योंकि किसानी पर ही या कृषि पर ही निर्भर था पूरा समाज हमारा, तो जो किसान थे साथी कभी कभी अकाल सूखा पड़ जाता था तो नहीं भर पाते थे, लगान तक के लिए उनको नहीं होता था। और वो जैसे लाला हो गए, है ना, जो लोग ब्याज में सूद में दिया करते थे पैसा, तो ये सब नहीं दे पाते थे, उनको बहुत टार्चर करते थे लोग, है ना। तो उनके ऊपर थे अंग्रेज। जब अंग्रेज जमींदारों की जमींदारी खा जाते थे तो वो जमींदार जो है कि किसानों को टार्चर करते थे, है ना। ये सारी व्यवस्था थी। तो स्थायी भूमि पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया साथी। आगे चल करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास व्यवस्था और दासों के निर्यात पर 1789 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया। अच्छा काम किया था साथी कि दो दास प्रथा है हमारे शुरू से चली आ रही थी कि दासों को खरीदना और बेचना। आपने मुगल डायनेस्टी पढ़ा होगा, है ना, मुगलिया सल्तनत, वहां पर आप देखेंगे वहां पर मिलेगा। इसके पहले जो गुलाम वंश आप देखते हैं, स्लेव डायनेस्टी, वहां तो दास प्रथा खरीदना और बेचना चालू ही था। इसके पहले भी साथी एंशिएंट हिस्ट्री में चलेंगे, वहां तक तो आपको मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को, बच्चों को बेचा जाता था, है ना। बहुत सारी चीजें थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध साथी इसी के समय होता है 1790 से 92 में। टीपू को पराजित कर दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि, इंपॉर्टेंट रहेगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ, किसने किया होता? बोलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू को, तो याद रखेंगे। तो ये आगे आइएगा, सरजानसोर जो अगला गवर्नर है साथी, गवर्नर जनरल इसको कहेंगे हम लोग, तो बंगाल का, तो अगर वो है सरजानसोर। उसने क्या किया? इसके समय में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ये ईरानी है। अहमद शाह अब्दाली के पोते
जमान शाह ने भारत पर साथी आक्रमण किया हुआ था, है ना। और खुर्दा के युद्ध में सन 1795 ईस्वी में मराठों ने निजाम को पराजित कर दिया था। तो ये बात रही सर जॉन सॉर के संबंधित में। और आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड वेलेजली। अगला व्यक्ति है लॉर्ड वेलेजली, साथ ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा तथ्य बनने वाले हैं। आइएगा, लॉर्ड वेलेजली ने आपने सुना होगा सहायक संधि के बारे में, तो उसके बारे में समझते हैं। 1798 से 1805 ईस्वी का टाइम पीरियड है इसका। 1798 ईस्वी में मैक्सवेल ऑफ वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो भारत का गवर्नर जनरल कब बना, याद रखिएगा। भारत में उसके उद्देश्य थे कंपनी राज्य का विस्तार करना और स्थायित्व प्रदान करना था। भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करके अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है, 7 वर्ष की छोटी अवधि में ही अवध से ही उसने भारत की प्रमुख शक्तियों को पराजित करके अथवा उन्हें अपने प्रभाव में कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था जारी रखी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने एक नई नीति अपनाई, इसको सहायक संधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नाम से विख्यात है। उसके अंतरदेशीय राजा कंपनी की सेना रखते थे तथा ब्रिटिश रेजिमेंट रखते थे। इसके बदले एक निश्चित धनराशि कंपनी को देते थे। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत साथी क्या होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि निजाम से सबसे पहले उसने किसको रखा, निजाम को, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। तो ये सब किसके अंडर में कार्य करते थे, लॉर्ड वेलेजली। मतलब सबने पहले किसको सहायक संधि स्वीकार किया, कैसे बन सकता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, बोलेंगे निजाम, फिर किसने, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। तो ये सब किसकी अधीनता स्वीकार किए थे, अर्थात सहायक संधि, तो हम कहते हैं लॉर्ड वेलेजली की। 1799 ईस्वी में दोस्तों वेलेजली ने पुर्तगालियों की अनुमति एवं सहयोग से गोवा को अंग्रेजी सेना में मिला लेता है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का साथ 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर कई भागों में विभक्त हो जाता है साथी। और वेलेजली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शक्तिहीन होने के बावजूद अब भी सैद्धांतिक रूप से भारत का सम्राट बना था। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेते हैं और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। पेशवा के साथ बेसिन की संधि भी होती है इसी के साथ। इसके समय जो 1803 से 5 ईस्वी के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। वेलेजली ने 1799 ईस्वी में मेहंदी अली खां को 1800 ईस्वी में मैगलन अपना राजदूत बना करके फारस के राजा के दरबार में भेजता है ना। सहायक संधि जो है 1806 ईस्वी के अन्य गवर्नर जनरल कौन था, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेंगे लॉर्ड वेलेजली था। इसके बाद यानी किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त की जाती है, बोलेंगे लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा समाप्त की जाती है। लॉर्ड मिंटो ने अंग्रेजों तथा फारस के बीच संधि कब स्वीकार की, बोलेंगे 1818 ईस्वी में। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं आप, तो आप बता पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है कौन गवर्नर, बोलेंगे सर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो ने कार्नवालिस की नीतियों को के अनुसार कार्य किया है। उसकी प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत कई उल्लेखनीय घटनाएं भी हैं, जैसे वेल्लूर विद्रोह, सैनिकों ने पगड़ी बांधने और दाढ़ी मूछ हटाने का विरोध करते हैं। यही सैनिकों को पगड़ी बांधने और दाढ़ी मूछ हटाने का विरोध किया इसने। यह विद्रोह 10 जुलाई सन 1806 ईस्वी को हुआ। बाद में अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। 1806 ईस्वी में जॉर्ज बार्लो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया और इसके स्थान पर लॉर्ड मिंटो को लाया जाता है। तो अगला गवर्नर जनरल बनता है साथी लॉर्ड मिंटो। राजनीतिक दृष्टि से 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि इसी के समय होती है। जॉन माल्कन को भेज करके फारस पर्सिया में शाह की संधि किया। 1813 में चार्टर एक्ट होता है साथी, जिसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। अंग्रेजी मिशनरियां भारत में आती हैं। अंग्रेजी धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इस्लाम धर्म का ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेजी मिशनरियां भी आती हैं भारत में 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मेटकाफ को लाहौर के शासक रणजीत सिंह के दरबार में भेजता है। इस बात को भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला है गवर्नर, इसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स और यही है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और समझिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं साथी क्या है कि नेपाल का युद्ध होता है इसी के समय में, और
इसके अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अंग्रेजों ने गोरखा सैनिक रखने का अधिकार प्राप्त होता है। द्वितीय मराठा युद्ध भी इसी के समय होता है। पेशवा को पदच्युत करने का अधिकार दे दिया, जो है कि पदच्युत कर देता है, और 8 लाख रुपए की पेंशन कानपुर भेज देते हैं। पेशवा जो जिनका नाम है धोंधो पंत, है ना, नाना साहब। 1818 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी का गठन होता है। और पिंडारियों का दमन क्वेश्चन पूछ सकता है किसने किया, बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग, वो वारेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिए। पिंडारी लुटेरे थे जो मध्य भारत के सक्रिय थे। हेस्टिंग्स ने इनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया साथी, और उनका दमन भी किया। 1792 ईस्वी में मद्रास में के 12 महल में इसने स्थायी बंदोबस्त भी चलाया हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है लॉर्ड हेस्टिंग्स को लेकर के साथी, ठीक है। इसके बाद कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था, और 1820 से 27 ईस्वी में जो मुनरो मद्रास का गवर्नर जनरल बनता है, उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास में भी लागू किया। बंगाल में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, और इसके माध्यम से किसानों की भूमि में जो है बेदखली समाप्त कर दी गई। जो किसानों की भूमि में बेदखल किया जाता था उनको भी समाप्त कर दिया। टेनेंसी एक्ट या बिल कई बार पूछा गया साथी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड एडम्स जो है साथी, एडम्स 7 महीने के लिए स्थायी गवर्नर जनरल बन के आता है ना। उसका कोई विशेष नहीं योगदान नहीं है, लेकिन प्रमुख घटना प्रेस पर प्रतिबंध आरोपित करना था इसका। लॉर्ड एडम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा। फिर अगला आता है लॉर्ड एमहर्स्ट। इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में देख लिया जाए। 1724-26 तक इसका रहता है प्रथम बर्मी युद्ध। तदुपरांत यांडुबू की संधि होती है 1726 ईस्वी में। मणिपुर का स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया इसी के समय। 1824 ईस्वी में भरतपुर पर अधिकार कर दुर्जन साल के स्थान पर बलदेव सिंह को इसने गद्दी पर बिठाया है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी जो है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही। तो यहां तक हमने आपको बताया साथी। तो ये रहे क्या, बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि मैंने आपको एक ब्रीफ किया है यहाँ पर और विप तरह से बताया है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो साथी क्लास को शेयर भी किया कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करो। तो अगली क्लास में मिलते हैं साथी, तब तक के लिए देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।